सो थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, 5 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गया ना, 6 हो गया, हाँ 6 हो गया। चलो, जो पिछली वीडियो थी जो हम कर रहे थे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848, उसमें दैट वीडियो इज ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग। थैंक यू all of you from the core of my heart for giving such a nice comments. Or now I am again before you presenting the video that is we will carry forward that topic, the revolutions, age of revolutions between 1830 to 48. Before that, like, share and subscribe my channel, that is Learn with Guruji. Learn with Guruji. So today's topic is very important. This question can be asked in number of times in the examination. बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, that is Greek War of Independence. Greek War of Independence. अच्छा, अब हम ये वर्ड कंट्री बार बार सुनते हैं। कौन सी कंट्री जो थी उसको ग्रीक कहा जाता है? Which country is known as a Greek? ठीक है जी, तो ग्रीक इज इन रिसेंट टाइम्स इट इज नोन एज हेलेनिक रिपब्लिक। इन रिसेंट टाइम इट इज नोन एज हेलेनिक रिपब्लिक एंड दिस इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट यूरोप। साउथ ईस्ट यूरोप में आज की डेट में ये कंट्री जो है वो आपकी इस्टेब्लिश है। हेलेनिक रिपब्लिक बोलते हैं इसको, याद रखना, ठीक है। वैसे ही आपकी बुक में दिया नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि ग्रीक इज नोन इन रिसेंट टाइम्स इट इज नोन एज हेलेनिक रिपब्लिक एंड इट इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट यूरोप, ठीक है। अब नाउ मूविंग टू द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हम इसके। एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्टिक फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलीट across Europe was the Greek War of Independence. तो नेशनलिस्टिक की फीलिंग्स को जिसने राइज किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया, वो इंसिडेंट था आपका यूरोप में, दैट इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा था? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए ग्रीक का युद्ध। Greece had been a part of Ottoman Empire since the 15th century. ठीक है जी, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। ये जो ग्रीक था ये किसका पार्ट हुआ करता था पहले? इट वॉज अ पार्ट ऑफ कौन सी एम्पायर? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन साम्राज्य जो था उसका पार्ट हुआ करता था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपका ये ऑटोमन एम्पायर है, इस ऑटोमन एम्पायर का जो है वो आपका जो आपका चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें जब ये ऑटोमन एम्पायर टूटी थी तो ऑटोमन एम्पायर के टूटने की वजह से यहाँ पे जो राज होता था वो खलीफाओं का राज होता था। दैट पर्सन इज नोन एज खलीफा। तो खलीफा की पावर्स जो थी वो वापस ले ली गई थी। तो उसको लेने के लिए जो था वो क्या किया था, खलीफाओं से पावर वापस ले गई थी। तो उसके लिए जो था वो मुंबई में 2 भाई थे जिन्होंने जो था वो मूवमेंट स्टार्ट की थी, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। कौन कौन से? 2 ब्रदर्स थे, एक सैयद ब्रदर्स थे, ठीक है। उन्होंने जो थी वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी। तो ये ग्रीक वाज अ पार्ट ऑफ दैट ऑटोमन एम्पायर। जो था वो ऑटोमन एम्पायर कब से था ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा? फ्रॉम 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी से ये जो था वो आपका ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी nationalism in Europe sparked off a struggle for independence among the Greeks which began in 1821. ग्रीक के जो, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ग्रीक के जो रेवोल्यूशनरीज थे, कौन थे? रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी थे, ठीक है। कौन थे? ग्रीक के जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? क्या थे इन्होंने?
इनके बीच में जो स्पार्क किसको बोलते हैं, व्हाट डू मीन बाय स्पार्क बोलते हैं चिंगारी। रेवोल्यूशन की चिंगारी कब भड़की, कौन से ईयर में, इन 1821 में। कौन से ईयर में, 1821 में। ठीक हो गया। नेशनलिज्म इन ग्रीस गेट सपोर्ट फ्रॉम ऑफ अदर ग्रीक लिविंग इन द एग्जाइल। अब पॉइंट नंबर तीसरा, ये जो ग्रीक रेवोल्यूशनरीज थे, ये जो ग्रीक रेवोल्यूशनरीज थे, इनको सपोर्ट कहां से मिली, क्योंकि बिना सपोर्ट के, बिना पैसे के और बिना उसके जो है वो रेवोल्यूशन नहीं हो सकती है। बिना आर्म्स एम्यूनिशन के, बिना पैसे के, बिना सपोर्ट के रेवोल्यूशन नहीं हो सकती। तो इनको सपोर्ट कहां से मिली, इनको जो सपोर्ट मिली, दे आर गेट द सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक पर्सन्स लिविंग इन एग्जाइल। ये वर्ड याद रखना, एग्जाइल मतलब जिनको ग्रीक से बाहर निकाल दिया गया, जिनको देश निकाला दिया गया था, उन्होंने जो था वो इन रेवोल्यूशनरी को क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक हो गया। एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। दूसरा, इनको कहां से सपोर्ट मिली, दूसरी सपोर्ट जो मिली वो आपकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से मिली, क्यों मिली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले बता दिया कि आपका ग्रीक जो है वो कहां पे है, साउथ ईस्ट यूरोप में है। तो इनको वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से भी सपोर्ट मिली। क्यों मिली, क्योंकि ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो क्या करती थी, ग्रीक जो आपका कल्चर था, ग्रीक जो कल्चर था वो आपका बहुत फेमस कल्चर था। आपने जो है वो 12 राशियां सुनी होंगी, लियो, विग्रो, ये 12 राशियां हैं। ये 12 राशियां कहां से आई है, पता है आपको, ये नाम कहां से आए हैं, ये 12 राशियों के जो नाम हैं वो आपके जो ग्रीक देवता हैं उन्हीं के नाम से जो है वो रखा गए हैं। तो इसका मतलब ये जो कल्चर था, ग्रीक जो था कल्चर, वो बहुत रिच कल्चर था। और ये वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी, ये ग्रीक कल्चर को बहुत के प्रति बहुत सिंपैथाइज थी, बहुत जो थी वो सिंपैथी रखते थे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की, क्योंकि ये ग्रीक कल्चर मैंने बताया आपको बहुत रिच था, इसलिए जो था वो लोग इनको जो थे वो सपोर्ट करते थे। दो जगह से इनको सपोर्ट मिल रही थी। ठीक है जी। पोएट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greek as the cradle of European civilization and mobilized people opinion to support its struggle against the Muslim Empire. ऑटोमन जो एम्पायर थी, जिसके अंडर ये आता था उस टाइम, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो थी जिसके अंडर ये आता था, वो कौन से राजा के अंडर थी, मैंने पहले बताया आपको, वो थी आपके मुस्लिम रूलर के अंडर। ठीक है, मुस्लिम रूलर के अंडर थी, मुस्लिम रूलर के अंडर थी। ठीक है, इनको खलीफा बोलते थे। जो ऑटोमन एम्पायर का जो राजा होता था उसे क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था। तो क्या हुआ ये कि आपकी जो थी जो पोएट्स थे, जो उस टाइम के जो आपकी यूरोपियन पोएट्स थे या आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो था वो ग्रीक लोगों की आवाज जो थी वो उठाई। लाउडेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन लोगों ने ये बताया कि ग्रीस जो है वो क्या है, यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है। क्रेडल जानते हैं, घोड़े के ऊपर जो, जिसके ऊपर घोड़े के ऊपर रखा जाता है, जिसके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं, उसको क्रेडल कहा जाता है। तो क्रेडल है वो एक क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब याद आएगा तब उसको जो है तो वो जो है उसके ऊपर जो है वो क्रेडल है। और ग्रीक पोएट्स और आर्टिशियंस का मानना ये था कि यूरोपियन सिविलाइजेशन जो आपकी स्टार्ट हुई है वो आपकी ग्रीक सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट जो है वो हुई है। और इसलिए उन लोगों ने जो था लोगों से कहा कि वो मुस्लिम जो रूलर है उसके अगेंस्ट स्ट्रगल में ग्रीक पीपल का जो है वो क्या करें, सपोर्ट करें। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बरियन organized funds and later went to fight in the war. इसका एक एग्जांपल है, एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे ये लॉर्ड बरियन। इन्होंने क्या किया,
ग्रीक की फाइट के लिए, ग्रीक की इंडिपेंडेंस के लिए क्या किया, पहले तो फंड्स इकट्ठा किए, पैसे इकट्ठा किए, ठीक है, और फंड्स इकट्ठा करने के बाद जब इनका दिल नहीं भरा तो ये ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए, ठीक है। वहां जाके इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिर पार्टिसिपेट करने के बाद 1824 में इनकी जो थी वो डेथ हो गई थी। किस वजह से डेथ हुई थी इनकी, ड्यू टू फीवर, फीवर की वजह से इनकी डेथ जो थी वो हो गई थी, ठीक है। तो ये जो थे ये आपके एक एग्जांपल है कि किस तरह से पोएट्स और आर्टिस्ट ने जो था वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में था वो पार्टिसिपेट किया था। फाइनली द ट्रीटी ऑफ Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation। और उसके बाद जो था वो एक ट्रीटी हुई। ट्रीटी किसको बोलते हैं, ट्रीटी किसको बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं संधि को। संधि मीन्स एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच में, जो आपकी ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे और ऑटोमन एम्पायर के बीच में। और इस ट्रीटी को नाम देते हैं ट्रीटी ऑफ, ध्यान से सुनना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी, कब हुई थी, ऑफ 1832 में हुई थी ट्रीटी ये। और इसके बाद जो था वो आपके जो ग्रीक थी इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन जो था वो मान लिया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। ये हमारा 3.1 टॉपिक है, ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अब ये रोमांटिक वर्ड का क्या मीनिंग है, रोमांटिक वर्ड का मीनिंग होता है रूहानी, रूहानी, रूहानी का मतलब क्या होता है, रोमांस किंग किसको कहा जाता है बॉलीवुड में, किसको कहा जाता है, शाहरुख खान को रोमांस किंग कहा जाता है। रोमांस जो है वो आजकल का रोमांस नहीं, रोमांस होता है जब आपकी लगन जो है वो परम पिता परमात्मा से, जिसको भी आप मानते हैं, उससे लग जाती है, दैट इज नोन एज अ रोमांटिक इमेजिनेशन। तो अब इसने रोमांटिसिज्म ने जो था वो किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग को, नेशनल फीलिंग को जो था वो इंक्रीज किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions। ठीक है जी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, ये जो वर्ड नेशनलिज्म है जिसको आप राष्ट्रवाद बोलते हैं, ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो इसकी वजह से वॉर और एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किस चीज की, एक्सपेंशन क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना, किस चीज को, टेरिटरीज को इंक्रीज करना, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने की वजह से जो है वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स इंक्रीज नहीं हुई है। नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी, मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा था, नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो आपकी वॉर और एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज की वजह से नहीं आई। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, करंट एग्जाम्पल दे रहा हूं। गलवान का नाम सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा शोर मचा और हमारे जो 20 सैनिक थे वो शहीद हो गए थे गलवान का। तो हमारे जो शहीद थे, हमारे जो सैनिक थे, वो अपनी टेरिटरीज का एक्सपेंशन करने नहीं गए थे, वहां पे इंडिया की टेरिटरीज को बढ़ाने नहीं गए थे,
वो क्या कर रहे थे? दे आर जस्ट स्टॉपिंग द एनिमी कंट्री टू एंटर इन आवर कंट्री, वो कर रहे थे। और फिर हमने उनको जो था वो वहाँ वो तो जब हम अपनी टेरिटरीज को जो है वो सुरक्षित करते हैं, कोई और आके इन्वेजन ना करे हमारे एरिया में, तो उससे भी आपकी नेशनलिज्म जो है वो पैदा होती है। तो नेशनलिज्म सिर्फ वॉर से पैदा नहीं होती कि हाँ युद्ध हो गया तो नेशनलिज्म पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत बार जो है, अब आप देख लीजिए, हम इंडियंस ने जो आपका इसका जब कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 के टाइम पर जो पीएम केयर फंड बना था, पीएम केयर फंड पे कितने लोगों ने जो था वो अब इन्वेस्टमेंट किया या कितने पैसे जो थे वो दान में दिए, और उससे ही आपका 900 करोड़ रुपए जो था वो आपका वैक्सीन डेवलप करने के लिए जो था वो एजेंसीज को दिया गया था। तो वो क्या है, दैट आल्सो क्रिएट्स अ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म कभी भी कहीं से भी क्रिएट हो सकता है, सिर्फ वॉर और एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज के थ्रू नेशनलिज्म क्रिएट नहीं होता है। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो फिर किसने जो था वो इंपॉर्टेंट रोल किया? कल्चर ने भी आपका एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा किया है। कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कल्चर किसको बोलते हैं? कल्चर बोलते हैं हम संस्कृति को। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म को डेवलप करने में। जैसे क्या संस्कृति है हमारी? हम फॉरेनर्स की तरह हाई एंड बाय नहीं करते, हम जो है वो बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं। ये क्या है हमारी? ये संस्कृति है हमारी, ठीक है। तो इट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ नेशनलिज्म। अब वो बताता है, आपको आगे बताएगा कि कैसे जो है वो इसने जो है वो अपना रोल प्ले किया। आर्ट एंड पोएट्री, इसके अलावा आर्ट एंड पोएट्री का एग्जांपल मैंने दे दिया लॉर्ड बनियन का आपको, कैसे उसने फंड एकत्रित किए और फिर वो युद्ध में लड़ने के लिए चला गया। इसके अलावा स्टोरीज, आपने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होंगी, तेनालीरामा की कहानियां सुनी होंगी, बीरबल की कहानियां सुनी होंगी, वो सब क्या है? दे ऑल आर द स्टोरीज, दे ऑल आर द स्टोरीज विच क्रिएट अ नेशनलिज्म, ठीक है। एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। और इसके अलावा म्यूजिक बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। आप देखिए, जब भी देशभक्ति से रिलेटेड कोई गाना बजता है आपके उसमें, जब भी कोई देशभक्ति से रिलेटेड गाना जो है वो आपके टीवी पे या देशभक्ति से रिलेटेड कोई मूवी आ रही होती है, तो आपका खून भी जो है वो उछाल मारने लगता है। तो वो क्या है? दैट इज, तो इट मीन्स म्यूजिक आल्सो क्रिएट्स अ नेशनलिज्म। Let us look at the Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalistic sentiments. तो अब हम जो है वो क्या देखेंगे? अब हम जो है वो रोमांटिसिज्म देखेंगे। क्या होता है रोमांटिसिज्म? ठीक है, रूहानीवाद किसको बोलते हैं और इसने किस तरह से जो था वो आपका नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। इट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये रोमांटिसिज्म? क्या है? व्हाट इज रोमांटिसिज्म? इट इज अ कल्चरल मूवमेंट। क्या है? कल्चरल मूवमेंट। क्या है ये? कल्चरल मूवमेंट है, एक सांस्कृतिक मूवमेंट है ये, ठीक है। इट इज अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म को जो है वो आपकी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है वो डेवलप करती है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स, अब जो रोमांटिसिज्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो साइंस और रीजन को जो है, साइंस और रीजन को नहीं मानते। साइंस, देखिए दोनों में डिफरेंस बता देता हूं, क्या फर्क है। साइंस जो है वो किसी भी घटना के पीछे, किसी भी जो हैपनिंग होती है, कोई भी चीज होती है, उसके पीछे लॉजिक ढूंढता है। पत्थर गिरता है, क्यों गिरा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी, अर्थ में गिर गया। फुटबॉल बॉल नीचे आया, क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी। तो साइंस जो है वो हमेशा रीजन ढूंढता है, लेकिन ये जो रोमांटिसिज्म वाले हैं ये कोई रीजन कोई नहीं मानते।
उनके लिए अगर पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो पेड़ से पत्ता गिरना जो है वो उसकी नियति है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है वो। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं। पत्ता पेड़ की टहनी के साथ लगा हुआ था, पत्ता पेड़ की टहनी से टूटा। अब जो रोमांटिसिज्म वाले होंगे वो बोलेंगे क्यों टूटा, क्या वजह थी? उनको लगता है कि इसकी नियति ही ऐसी थी। पेड़ से पत्ता तब नीचे गिरेगा जब वो टूटेगा। तो रोमांटिसिज्म वाले जो है वो वही बात पकड़ते हैं कि टूटा ही क्यों। तो वो लोग जो है वो साइंस और रीजन को नहीं मानते हैं। एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो फिर ये लोग किसको मानते हैं? ये लोग मानते हैं तीन चीजों को। ध्यान से सुनिएगा, किन तीन चीजों को? ये मानते हैं इमोशंस को। ठीक है, आजकल जो है वो एक वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा भरे होते हैं, उसको बोला जाता है ये इमोशनल फूल है बोलते हैं। वो इमोशनल फूल नहीं होता, दैट पर्सन इज नॉट, जिसमें बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, तो दैट इज नॉट एन इमोशनल फूल। वो इमोशनल फूल नहीं है। He believes in the romanticism. Number second, he believes in the institutions. वो जो हमारे कल्चर में कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं वो उनको मानता है। हमारे रिलीजन में कहा जाता है, देखिए मैं आपको एक लाइन, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे सभी रिलीजन्स में, जितने भी वर्ल्ड में रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो है वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, एक जो है वो नहीं फॉलो करते। वो बोलते कि इस दूसरे रिलीजन में तो ऐसा होता है। तो वो क्या है? One who follows the institution, one who follow the traditions. Another one is there that don't follow the tradition. तो दूसरा जो है वो लोग वो ट्रेडिशन फॉलो नहीं करते। एंड मिस्ट्रिकल फीलिंग्स, और तीसरा किसमें फील करते हैं? ये मिस्ट्रिकल फीलिंग्स। मतलब कोई ना कोई ऐसी ताकत है, कोई ना कोई परमपिता परमेश्वर ऐसा है जो इस संसार को चला रहा है। मतलब जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री पावर, जो छुपी हुई पावर है, वो संसार को चला रही है। तो रोमांटिसिज्म वाले जो है वो इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस और मिस्ट्रिकल फीलिंग्स में जो है वो बिलीव करते हैं। Their efforts was to create a sense of shared collective heritage. क्या करना चाहते हैं ये लोग? जो है ये लोग they want to create a collective heritage. क्या करना चाहते हैं? कलेक्टिव हेरिटेज जो है वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव हेरिटेज जो है वो बनाना चाहते हैं। A common cultural past on the basis as the basis of nation. नेशन किस पे बेस्ड होगा? नेशन जो है वो आपका कल्चर के ऊपर, जो कॉमन कल्चर था हमारा, उसके ऊपर जो है वो नेशन जो है वो बेस्ड होगा। Other romantics such as German philosopher John Gottfried Herder claimed that the German culture was to discovered among the common people. एक और जो है एक एग्जाम्पल दिया आपकी बुक में, वो मैं आपको अभी उनका नाम है जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, तो एक और फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर थे, इनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड, G-O-T गॉटफ्राइड। ये एक जर्मन फिलोसोफर थे। इनका मानना था, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर था इनका पूरा नाम। ठीक है, इनका मानना था, क्या मानना था इनका? claimed that the German culture was to be discovered among the common people. कि अगर आप जर्मनी के एक्चुअल कल्चर को ढूंढना चाहते हैं तो you have to discover under the, जो आम लोग हैं, आम पब्लिक है, कॉमन पीपल है, उनके बीच में आपको इसका कल्चर जो है, जर्मनी का कल्चर जो है वो ढूंढना चाहिए। डास वॉल्क, ये जो डास वॉल्क वर्ड लिखा हुआ है, ये जो डास वॉल्क वर्ड लिखा है, ये जर्मन वर्ड है और इसका मतलब होता है कॉमन पीपल। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड। ठीक है जी, इट वॉज नेशनलिज्म की, जो आपकी नेशन की
ट्रू पिक्चर है उसको कैसे आप दिखा सकते हैं, नेशन की जो ट्रू स्पिरिट है उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो नेशन की ट्रू स्पिरिट को जो है वो आप फोक सॉन्ग्स, जानते होंगे फोक सॉन्ग्स क्या होते हैं, जानते हैं फोक सॉन्ग्स किसको बोलते हैं, क्या होते हैं फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, क्या होते हैं फोक डांस और फोक सॉन्ग्स, ठीक है, फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, क्या होती है ये, इनके थ्रू जो है वो नेशनल स्पिरिट को जो है वो दिखाया जा सकता है। और इन्होंने जो है वो नेशन के लिए एक वर्ड यूज किया है, दैट इज वॉल्क सिगिएट, ये जर्मन वर्ड है एक्चुअल में, वॉल्क सिगिएट, SEGEIST, सिगिएट्स, ये वर्ड यूज किया है, ये नेशन के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, was popularized. So collecting and recording these form of folk culture was essential to the project of nation building. इसलिए इन फोक सॉन्ग्स को, इन फोक डांसेस को, इन फोक पोएट्री को जो है वो इकट्ठा करना, रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हम जो है वो एक ट्रू पिक्चर जो है वो नेशन बिल्डिंग की जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। और नाउ दिस इज अबाउट द रोमांटिक नेशनलिज्म। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।